नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकी संगठन अलकायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस टीम ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस मॉड्यूल पर हमला किया और इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक कोई अनपढ़ नहीं था, एक भला पढ़ा लिखा आदमी जो जानता है कि आतंक क्या होता है, जो जानता है कि जिहाद क्या होता है, जो जानता है कि अलगाववाद क्या होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद की तरफ हिंदुस्तान को लेकर जाएं, इसके लिए अलकायदा हिंदुस्तान में बड़ी साजिशों को रच रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। लेकिन क्या राजस्थान, जो एक शांत प्रदेश है, वो आतंकियों के निशाने पर है, आतंकियों के संगठनों के निशाने पर है? क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन के जिस तरीके से स्लीपर सेल को ब्रेक डाउन किया गया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद यहां आतंक दम तोड़ चुका है। लेकिन अब अलकायदा के चिन्ह यहां मिलना, क्या शांत प्रदेश को एक बार फिर से आतंक की राह पर ले जाने की साजिश रची जा रही है? और क्या देश में अलकायदा एक अलग मंसूबे के साथ काम कर रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अलकायदा का ऑल आउट एक ऑपरेशन के जरिए किया जाए। तो क्या वाकई में जिसका जिक्र कई जगहों पर लिखा गया और कई जगहों पर मिला भी कि गजवाए हिंद की तरफ कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अलगाववाद करना चाहते हैं। क्या अलकायदा उसी तरफ हिंदुस्तान को लेने की साजिश रच रहा था? और क्या डॉक्टर इश्तियाक एक मोहरा है या अलकायदा के हिंदुस्तान में चलाने वाले विंग का मास्टरमाइंड? इसका खुलासा होना बाकी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में ये कार्रवाइयां की गई, उसने बता दिया कि अलकायदा कई राज्यों तक फैला हुआ है। इसको जड़ से कैसे मिटाया जाए और क्या इसका स्लीपर सेल पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे शैलेंद्र गुर्जर जी आपके साथ। हिंदुस्तान में एक नहीं, दो नहीं, ना जाने दर्जन भरिया, मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों को मिला लिया जाए तो 60 के आसपास आतंकी संगठन हैं जो सक्रिय भूमिका में कई बार नजर आए। क्या अलकायदा अब उनको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है? विजेंद्र जी, देखिए, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और आतंकवादियों का जो संगठन बना हुआ था, जो अलग अलग दल बने हुए थे या संस्थाएं बनी हुई थी जो आतंकी गतिविधियां भारत में करती थी, उनको मॉड्यूल को और उनको धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 10 साल में हमने 80% आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान से खत्म करने का काम किया है। कुछ छोटी मोटी गतिविधियां हैं जिनको खत्म कर दिया जाएगा। उसका आपने देखा होगा कि अब अलकायदा भी बिखर चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन एक संगठन हुआ करता था, उसकी भी हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। ठीक है शैलेंद्र जी, कहा जा सकता है भाई अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बड़ी आतंकी घटनाएं नहीं घटी हैं और वहां घटना घटने से पहले कार्रवाई की गई है। लेकिन क्या अलकायदा वाकई में देश के कई हिस्सों में पैर जमा चुका है? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो गजवाए हिंद की तरफ हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो अलगाववाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विजेंद्र जी, उनका जो मकसद है, उस मकसद को हमने 10 साल में चकनाचूर कर दिया है। उनके सपनों को तोड़ दिया है। कहां से आतंकवाद पोषित होता था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे और भी आसपास के कोई हमारे देश हो, पड़ोसी मुल्क, वहां से अगर आतंकवाद को पोषित किया जाता था तो हमने वहां घुसकर आतंकवादी शिविरों को खत्म करने का काम किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। और आपने देखा होगा कि पहले 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, सीरियल
बम ब्लास्ट हुआ करते थे, कभी अहमदाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कानपुर में, नागपुर में, जयपुर में, लेकिन 10 सालों में आपने एक भी बम धमाका नहीं देखा होगा। वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्रतिबद्धता आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। हमने इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने का काम किया है। अब कुछ छोटे मोटे बचे, उनको भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। जैसे अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर आतंकवादियों ने छोड़ दिया है, उन्होंने अब अपना ऑपरेशन जम्मू से शुरू कर दिया है। हमने व्यापक सर्च अभियान चलाकर वो सारे आतंकवादी जो पाकिस्तान से घुसकर आए थे उन सबको खत्म करने का काम किया है और सर्च अभियान चल रहा है। भाई इसका एक दूसरा नजरिया भी है कि कश्मीर के अंदर हिंदू नाममात्र ही बचे हैं, बड़ा हिस्सा जम्मू के अंदर है, जम्मू के अंदर टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर तो नाममात्र ही है। किसको टारगेट करें? खुद को टारगेट करेंगे। लेकिन बिल्कुल वो पहले करते आए टारगेट, उन्होंने वहां के लड़कों को बरगलाया है जिहाद के नाम पर, किस तरह से उनके हाथ में पेन देने के बजाय उन्होंने हथियार और पत्थर देने का काम किया है। पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और कैसे उसकी भारत की एकता और अखंडता को एक कायम रखते हुए कार्रवाई की गई, अलकायदा से जुड़े आतंकियों पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस का स्टैंड क्या है, पहला सवाल। दूसरा, क्या वाकई में आपको लगता है कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां युवाओं को बरगलाकर देश को अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए विजेंद्र जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा और आपके साथ में बीजेपी के प्रवक्ता से भी निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए। पहली बात, आपने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, देश की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये लगातार हर मोर्चे पर, हर दफे, हर जहाँ पर भी हो सकता है, संसद से लेकर सड़क तक हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो विपक्ष में भी जो लोग हैं, सब लोगों ने ये चीज़ को दर्शाया है, पहली चीज़। दूसरी बात, बड़ी बेशर्मी से अभी शैलेंद्र जी एक बात कह रहे थे कि अब कश्मीर से छोड़ चुके हैं, जम्मू में आ गए। जम्मू में क्यों आ गए? ये आपकी सरकार की नाकामी है कि वो जम्मू में आकर हमला करने लग गए हैं। और अभी आप बड़ी बेशर्मी से ये चीज़ कह रहे थे कि 10 साल में कोई हमला नहीं हुआ, कोई एक बड़ा हमला बता दीजिए। मैं इनको बता दूं कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगभग 1067 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 200 से ज्यादा हमारे सैनिक मारे गए हैं। और आप कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं हुआ। लगातार आप लोग आंतरिक सुरक्षा में फेल होते जा रहे हैं और आप आंतरिक के साथ साथ आप बाहरी सुरक्षा में भी फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी पड़ोसी देश हैं हमारे देश के, उन सबसे हमारे संबंध कैसे हैं मुझे इस मंच से बताने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, भूटान से लेकर नेपाल और चाइना, किस तरीके से चाइना ने गलवान घाटी में हमारे 20 से ज्यादा जवानों को शहीद किया, ये हम सब लोगों ने देखा। लेकिन बार बार आप इस सरकार की उपलब्धियों की गणना करते हैं, गाथा गाते हैं। मुझे लगता है शैलेंद्र जी, आज ये संवेदनशील मुद्दा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया को। संवेदनशील मुद्दे पर ये डिबेट जा रहे हैं, लेकिन आप ये स्वीकार करने में असफल हैं। किसी को प्रधानमंत्री ऑफिस में बुलाकर बिरयानी तो नहीं खिलाई जा रही? नहीं, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। किसी आतंकी संगठन को आपने सवाल प्रदर्शन की परमिशन तो नहीं दी जा रही? सुन लीजिए ना, अब आपने सवाल पूछा बिरयानी का, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिन बुलाए लाहौर में बिरयानी खा के आए। किसने खिलाई? किसने खिलाई? बिन बुलाए गए थे वहां, बिरयानी खा के आए। और आपको एक बात और बता देता हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने चाइना की 18 बार विदेश यात्रा की, चाइना की। और इसलिए चाइना ने क्या किया हमारे देश के साथ? हमारे सैनिकों को लगातार बार बार वो हार्म कर रहा है, शहीद हो रहे हैं और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। और दूसरी बात, आपको देवानंद जी, मैं अपनी बात सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई एक डॉक्टर है, इश्तियाक डॉक्टर है, विजेंद्र जी, एक डॉक्टर जो पढ़ चुका है, जो दीन दुनिया को देख चुका है, अगर वो इस तरीके के ऑपरेशन को लीड कर रहा है तो फिर कैसे कहा जाए कि एजुकेटेड अगर हो गए तो फिर वो इस रास्ते पर नहीं होंगे, वो अलगाववाद के रास्ते पर नहीं होंगे। और गजवाए हिंद क्यों रह रहकर तमाम आतंकी संगठन जो अलग अलग तरीके से काम करें उनकी नोटबुक में नजर आता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस डिबेट के बीच में याद किया जहां बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता अपने अपने बात रख रहे हैं। मैं यहां दुख के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन तो कांग्रेस को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये जिस प्रकार से लांछन लगा रहे हैं, बातें कह रहे हैं, मैं उग्रवाद जिसकी आप विजेंद्र जी सवाल पूछ रहे थे, असली जड़ में जाया था, इसकी शुरुआत आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हुई थी। और किसकी सरकार थी, क्या थी, आज वो चिंता का विषय नहीं है, वो मैं मानता हूं चर्चा नहीं होनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि अपनी गिरेबान में झांक करके राजनीतिक जो ये पार्टियां जिन्होंने 70 साल तक राज किया, वो कभी देखती क्यों नहीं है? ये उग्रवाद कहां से शुरू हुआ? जनरल जियाउल हक किसके दौर में थे? ऑपरेशन टोपैक कब हुआ था?
कश्मीर में हिंदुओं का वहां से पलायन कब हुआ था, कौन से सन की बात है? अफगानिस्तान के टेररिस्ट जो फिदाइन आए थे किस सन में आए थे? अरे साहब, उस समय तो जिस पे आप लांछन लगा रहे बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं ऐसा मानता हूं। और रही बात जहां तक एक अच्छा कार्य देश के अंदर आज हो रहा है, यह स्वीकार करने में, अब ये क्या स्वीकार करेंगे? आई एम सो सॉरी, सो डिसअपॉइंटेड विद ऑल दिस पार्टी। जो आज एक ऐसा समय है जब देश में एक साथ ऐसी सरकार है जो सेना के साथ खड़ी है, सेना का मनोबल बढ़ा रही है, और उग्रवादी का जहां तक ताल्लुक, आपने सही पूछा, उग्रवादी जितने ये संगठन थे उनकी कमर तोड़ने में पिछले 10-15 वर्षों में भारत की सेना और भारत पूरा एक तरह से पूरा तंत्र कामयाबी की ओर जा रही है। 100% कभी नहीं हो सकता। बट आप मेरा देखिए, सवाल था सर, मूल सवाल भाई, अगर किसी एक आतंकी संगठन की नोटबुक में, विश लिस्ट में या फ्यूचर प्लान के अंदर गजवाए हिंद लिखा हो तो माना जा सकता है कि संयोग है, या फिर वो पथ भ्रमित है, या फिर एक खुला जो कहते हैं ना कि पुलाव पका रहा है। लेकिन अगर बैक टू बैक उसी विचारधारा से जुड़े अलग अलग आतंकी संगठन के फ्यूचर नोटबुक के अंदर गजवाए हिंद लिखा हो तो फिर ये इत्तेफाक नहीं है, तो सीधी सीधी साजिश और कॉन्स्पिरेसी है। योगेंद्र जी, मैं वही आगे कहने जा रहा था, अपने बीच में मुझे टोक दिया। असली कहानी है कि जो उग्रवाद का जो भारत के अंदर तंत्र है, ये पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। उसके पीछे दूसरी ताकत हो सकती है, और उसमें एक था कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म हिंदुस्तान में लाया गया। और उसका मकसद, जैसे आपने कहा, गजवाए हिंद नाम दो चाहे कोई नाम दो इनको, सच्चाई यह है कि इनका मकसद ऑपरेशन टॉपैक में यही रखा गया था, अपने जो भारत की सीमाओं में जो पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स हैं, जो अमेरिका के एजेंट्स हैं, जो चीन के एजेंट हैं, या कोई भी वो व्यक्ति जो देश के विरोध में काम करता है, उनको पटाना, उनको ट्रेन करना और उनको उस दिन का इंतजार करवाना जिस दिन हमले की शुरुआत हो। 19 जनवरी और 20 जनवरी की रात को शुरुआत होती है कश्मीर में, और वो शुरुआत आज तक चली आ रही है। बीच के अंदर ये मानना पड़ेगा, जहां हर दिन, मैं हर दिन का नाम ले रहा हूं, ऐसा कोई दिन कश्मीर में नहीं जाता था, मैंने बहुत लंबा समय बिताया है, जब कोई ऐसा पत्थरबाजी की घटना नहीं होती हो। कोई ऐसा शुक्रवार का दिन नहीं था जहां पर कैलेंडर पाकिस्तान से जारी किया जाता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि सुरक्षा बलों पे वहीं के हमारे ही लोग वो हमला करते थे। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं उस टेररिस्ट से, प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं कि आइए चाय पीजिए, और एक तरफ वो ही दोषी इधर सेना के ऊपर प्रहार किया करते थे। पर अब देश बदल चुका है, आज समय बदल चुका है, उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है, घटना में बहुत कमी आई है, और जो आज काम हुआ है ये बधाई के पात्र हमारी सिक्योरिटी एजेंसी। हमारे साथ पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। लेकिन क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर हर एक आतंकी संगठन के नोटबुक के अंदर गजवाए हिंद लिखा जा रहा है, अलगाववाद लिखा जा रहा है, देश की शांति को खंड भिंड करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर तो सबकी नैतिक जिम्मेदारियां है कि एक साथ खड़े और कहें कि आप बहुत बेहतरीन है, जड़ से मूल नाश की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से विजेंद्र जी पूर्ण तरह से सहमत हूं, और इस पे कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी साफ गोई से, बड़ी चतुराई से, जो कि कर्नल देवानंद जी हैं, जो कि कई बार बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में भी चैनल पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गरियाने का काम यहां इस मंच से करने का काम कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। सेना का पूर्ण सम्मान है, स्वागत है, लेकिन इस तरीके से बीजेपी के चोले में आकर आप राजनीति करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने बार बार, हमारे नेताओं ने बार बार ये कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की हिफाजत होनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। 1067 से ज्यादा घटना हो गई, 1067 से ज्यादा घटना हो गई, 200 से ज्यादा हमारे जवान मारे गए, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? इस देश में सबसे बड़ी घटना है पुलवामा हुआ। मैं गरिया रहा हूं। विजेंद्र जी, आपसे मैं पूछता हूं, एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए। आप सवाल नहीं, बिल्कुल गलत बात। विजेंद्र जी, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने गंभीरता से सुना है, आप मुझे बोल रहे हैं चुप रहे। कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद मौका दें। कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, आप मुझे फैक्ट रखने दीजिए, फैक्ट रखने दीजिए, मुझे फैक्ट रखने दीजिए। मैं जनता को माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या सच है, रुकने दीजिए। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पुलवामा हमले के आरोपी पकड़े गए क्या? पकड़े गए क्या? देश को जानने का हक है या नहीं? इसी देश में कांग्रेस की सरकार ने अफजल गुरु, कसाब जैसे लोगों को फांसी दी है। इस सरकार ने पिछले 12 साल में किसी को फांसी दी? किसी एक भी आतंकवादी को? यहां से नाम बताएं, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। इस मंच से कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं, ये लोग
झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। देश में आप हमारे एक तथ्य समाज, गलत हमारे बताओ। सेना के जवानों के आप नाम पर मेरा सिर्फ राजनीति एक करते हैं, तथ्य गलत सिर्फ बताओ। राजनीति करते हैं। आप कौन ये सा बताओ। तथ्य है झूठ ओके, है? ओके। आप बताइए, मैं कौन बता सा रहा हूं, तथ्य आप झूठ झूठे है? नहीं हो। नहीं, बहुत नहीं, गलत नहीं, बात। नहीं, नहीं, करना देश दो के मनन जी, एक मिनट। आतंकवादी पंकज, बचाव एक कार्रवाई मिनट। होनी चाहिए, होनी पंकज, चाहिए, होनी पंकज, चाहिए। एक मिनट। नहीं, आप पंकज, एक मिनट भाई, बहुत आसान हो जाता है, ऐसे लेकिन जब गुनाह सेना को करना क्वेश्चन गलत किया बात, जाता है, गलत बात। एक मिनट करना देवानंद जी, गलत ठीक, मैं एक मिनट करना देवानंद जी, एक मिनट सर। पंकज, बहुत आसान हो जाता है, वक्त के साथ स्टेटमेंट को बदलना बहुत आसान होता है। एक वक्त में आप कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई, एक वक्त में आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आपने सेना को डिनाई कर दिया था पूरे तरीके से। आज आप कह रहे हैं कि सेना का सर्वोच्च सम्मान है। सेना के शौर्य को कभी चैलेंज नहीं किया। हमारे देश की सेना सबसे ठीक है, ज्यादा बलवान है, ठीक है, शौर्यवान है। ठीक है, लेकिन आज सेना पर बहस नहीं है। पंकज, आज सेना पर बहस नहीं है। एक मिनट सर, दोनों रुकिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक मिनट सर। शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या महज इत्तेफाक है कि एक तरफ 2047 गजवाए हिंद की बात आतंकी संगठन करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी विकसित भारत की बात करती है? ये जो 2047 है, यही दोनों तरफ से निशाने पर क्यों है? नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह से पंकज जी अपनी बात को कह रहे हैं, पीआईएफ को समर्थन किसने दिया? जो एक आतंकवादी संगठन था, जिसकी किताबें मिली थी, जिसने कहा था 2047 तक हम भारत को इस्लामिक देश बना देंगे। बाटला एनकाउंटर पर कौन आंसू बहा रहा था? बताइए, जाकिर हुसैन को कौन राष्ट्र शांति का दूत बता रहा था? बताइए, अफजल गुरु को क्यों फांसी नहीं दी जा रही थी? क्यों आंसू बहाए जा रहे थे? क्यों याकूब मेनन को के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाया करता था? किस तरह से इनके कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो, बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने इस आतंकवाद को पनपाने का काम किया और किस तरह से उनको सपोर्ट करा, किस तरह के उनके जुमले। ये वो लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को जी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हाफिज को, जो आतंकवादी था जिसने भारत में कत्लेआम किया, बम विस्फोट कराए कांग्रेस पार्टी के समय में, उसको ये हाफिज साहब कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको आज मांगना चाहिए था, आज इनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है, अलकायदा के मॉड्यूल को खत्म किया है, आतंकवादियों को पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन वो नहीं कहेंगे, ये साधुवाद धन्यवाद देना नहीं जानते, ये अस्थिर करना जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता यही है कि भारत को अस्थिर रखो। ये देश की एकता और अखंडता का सवाल था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा दी ताकि देश एक और अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे। हम राष्ट्र प्रथम की थ्योरी पर चलते हैं, कांग्रेस वाले सिर्फ परिवारवाद पे चलते हैं कि परिवार प्रथम आने दो। भ्रष्टाचारी वाली पार्टी है। इन्होंने इस देश को न केवल, बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं, ये गिना रहे थे, अरे बताइए एक भी बम विस्फोट हुआ क्या 10 सालों में? आपके समय में सीरियल से बम ब्लास्ट होते थे, किस तरह से जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ उसकी पूरी हिंदुस्तान ने देखा। शैलेंद्र गुर्जर जी, पुलवामा के अंदर फुलझड़ियां छोड़ी गई थी क्या? निश्चित तौर पर उसका हमने बदला लिया। आप देखिए, पाकिस्तान में घुसकर हमने एयर स्ट्राइक करी। नरेंद्र जी, अरे सुनिए तो सही, सुनिए, आप सुन लीजिए। अरे पहले सुन लीजिए, सैनिकों आपने को बोल लिया, आप सुन ऑर्डर लीजिए। लेना पड़ता था। विजेंद्र जी, ये मुझे बोलने का मौका मनमोहन सिंह जी से दीजिए। पूछते सबकी थे, बारी आएगी, अरे एक मिनट। पहले सुन लो। लेकिन अरे शैलेंद्र देश गुर्जर जी, द्रोहियों सुन मेरा लो। सवाल भाई ये था, कांग्रेस पार्टी क्या वाकई सुन में लो। शैलेंद्र ये गुर्जर जी, आपको अपने अरे वर्ड्स सुन वापस लो। शैलेंद्र गुर्जर जी, आपको कोई हक नहीं हमें देशद्रोही कहने का। आप सेना आपको कोई हक नहीं हमें सेना देशद्रोही में कहने का। प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए जान दी है। अमेरिका ने नहीं, ओसामा बिल्कुल बिन गलत लादेन बात। को मार दिया। विजेंद्र जी, सुन लो बिल्कुल पहले। बढ़ नहीं है। सुन लो पहले। शैलेंद्र किस गुर्जर जी, तरीके से देशद्रोही कह रहे हैं? एक मिनट सर, शैलेंद्र गुर्जर जी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस देशद्रोही? मैं ये कह रहा हूं, उनकी जो सोच नहीं, है, बिल्कुल गलत। जो समर्थन करते हैं, बिल्कुल गलत। वो क्या कमाल कर रहे हैं सर, आप कमाल कर रहे हैं भैया आप। बताइए। नहीं, एक मिनट सर, शैलेंद्र गुर्जर जी, ये आपको हक नहीं। और अगर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो नहीं, शैलेंद्र गुर्जर जी भाई, नहीं, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, गलत बात सर, आप मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। नहीं, आप मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं शैलेंद्र गुर्जर जी। नहीं, पहले तो आपको अपना स्टेटमेंट वापस लेना होगा कि कांग्रेस से देशद्रोही है, आपको वापस लेना पड़ेगा सर स्टेटमेंट। मैं लेता हूं, चलो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, लेकिन ठीक, जो इनकी अब मुझे ये बताइए, मैं जो कह रहा हूं, अरे सर सुनिए ना सर भाई, मैं जो कह रहा हूं कि क्या वाकई में शैलेंद्र गुर्जर जी, ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, जो 2047 को लेकर अलग अलग आतंकी संगठन भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बयानों पर नहीं जाऊंगा कि कल भी किसी किसान नेता ने किस तरीके का बयान दिया कि भाई बांग्लादेश की राह पर हिंदुस्तान है, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल सत्ता में आप लोग हैं। क्या वाकई में देश के अंदर
कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां ऐसा लग रहा है कि एक साजिश के तहत एक मूवमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें चाहे विदेशी टूल किट का जिक्र कीजिए, देश के टूल किट का जिक्र कीजिए, या एक पूरा एक समर्थन सपोर्टिव कोई संगठन चल रहा है जो सबको पीछे से एक्सेलरेट कर रहा है। कुछ ऐसा है क्या देश में? विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। आप इस मर्म को समझ चुके हैं किस तरह से विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है। और आपने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी। 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी भारत की तरफ आंख उठाने की। अरे सुन तो लीजिए, और हम उस बॉडियों को फिर भी हम खत्म करने का काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, ठीक है, चलें जी, बोलिए बोलिए पंकज। विजेंद्र जी, मैं सबसे बड़ी यह भी कह रहे थे कि कहां बम विस्फोट हुआ। अभी 19 अगस्त को ही उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ है, बम विस्फोट हुआ है। वहां के लोकल जो रेजिडेंट्स थे उन अरे आपके समय में सीरियल सुन तो लीजिए, ऐसा शहर है, नागपुर हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, कौन सा ऐसा शहर है जहां बम विस्फोट नहीं हुआ? बताइए ना। एक मिनट पंकज जी, चलिए ठीक है, एक मिनट पंकज जी, भाई आपके पास आंकड़े, एक मिनट देवानंद जी, 2000 एक मिनट सुनिए ना भाई। 2004 से और 2014 के बीच में देश के अंदर कितने आतंकी घटनाएं घटी, और 2014 से 2024 के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, अब बताइए देश में कितनी आतंकी घटनाएं? मैं विजेंद्र जी आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। 2019 से 2023-24 तक लगभग 1067। अरे सर, मैं कह रहा हूं ना, जम्मू कश्मीर को छोड़िए, सारी बता दूंगा। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति अलग है। सुन तो लीजिए, इसी जम्मू में जो शांत प्रदेश था, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जम्मू है वो शांत था, उसमें आतंकवादी घटनाएं कब से होने लगी? आप मुझसे ज्यादा अवेयर हैं, बता दीजिए ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आतंकी संगठनों की कमर को तोड़ा जा रहा है, क्या इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए? 1067 को खत्म करने के समर्थन में है या नहीं है? गृह मंत्रालय का कार्रवाई कर रहे हैं, गृह मंत्रालय का डेटा है, गृह मंत्रालय का डेटा है। एक मिनट, उसमें 200 आतंकवादियों को मार रहे हैं। अरे चिल्लाइए मत, आपके इतना गला नहीं है। अरे भाई रुके, पंकज शर्मा जी, ठीक है पंकज शर्मा जी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि पीएफआई को किसने आंदोलन की परमिशन दी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी, भाई इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि देखिए पहले घटनाएं घटती थी, उसके बाद एक मिनट पंकज जी, भाई एक मिनट सर, वापस आऊंगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी, पहले घटनाएं घटती थी, फिर आतंकियों को चेक किया, आतंकियों को देखा जाता था कि इसके पीछे कौन है, फिर कौन सा संगठन है, फिर उस पर कैसे कार्रवाई हो। अब कम से कम यह हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम आतंकी घटनाएं घटने से पहले उस संगठन की कमर को तोड़ा जाता है, और साजिश जब रच रहे होते हैं उसी दौरान उन पर कार्रवाई की जाती है। पहला सवाल, क्या हमारी इंटेलिजेंस सबसे बेहतर स्थिति में आज के दौर में? पहला। दूसरा, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये महज इत्तेफाक है कि जब जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो जो मास्टरमाइंड होता है वो एक पढ़ा लिखा एलीट आदमी होता है, कोई ऐसा जाहिल या मैं कहूं कि अनपढ़ नहीं होता जिसको यह ना पता हो कि दीन दुनिया क्या है? ऐसा क्यों है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो मैं आग्रह करूंगा हमारे दोनों इन विद्वानों से कि जो चर्चा हो रही है कि आज के दिन किस प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर एक तरह बड़ा नैरेटिव चला रखा है, उससे कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ने के बजाय एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। लगाइए, आपको लोग देख रहे हैं। पर आपने जो पहला सवाल किया कि मैं कहना चाहूँगा देश को आज एक अच्छी स्थिति में ला करके अगर हम सबने खड़ा किया, जहाँ पर हमारे सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसी तरीके से उनको इंटेलिजेंस कवर के साथ न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रही हैं। जहां पहले कई सालों तक एक उग्रवादी की जिंदगी होती थी, आजकल 15 से 20 दिन के अंदर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरी बात, जहां तक एनिमी और टेररिस्ट इंफॉर्मेशन का सवाल है, मैं मानता हूं सेना के पास पुख्ता इंतजाम है उनको काउंटर करने के लिए। रहा सवाल, जहां देखिए कोई एक दुश्मन देश, एक नहीं उसके अंदर कई हैं, और उसके साथ देश के अंदर ऐसे गद्दार बैठे हैं जो दुश्मन और टेररिस्ट की आवाज बोलते हैं, उनको चुप करवाने के साथ साथ उनको बजाय आप उन चीजों पे डिस्कशन करते हैं। मैं कहता हूं समय आ गया है अब पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन और उग्रवादियों की भाषा बोलने की बजाय एक आवाज के अंदर खड़े रहना चाहिए और इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जैसे आपने खुद ने बताया, वो 2047 तक गजवाए हिंद और पता नहीं कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हर स्टेट के अंदर आज कितने स्टेट्स में पकड़े गए उग्रवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, उनसे मुकाबला करने की चिंता करो। सोचिए, वरना आपकी ये राजनीति ट्रेनिंग लेते हुए पकड़े गए हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग लेते पकड़े गए हैं। वो सरहद पर जाकर देश की सुरक्षा के लिए थोड़ी ना बंदूक चलाना सीख रहे हैं। अभिनंदन होना चाहिए।
और इनका अगर आप अभिनंदन नहीं भी करना चाहते तो शांति से सेना का मनोबल मत क्योंकि मुझे गिराओ। प्रोग्राम क्लोज करना है देवानंद जी, दूसरा सवाल मेरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये कहते हैं कि भटकाव इसलिए होता है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। यहां तो मास्टरमाइंड वो हैं जो एजुकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए कि पिछले चंद एक वर्षों में 10-15 साल के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जितने भी ये बड़े बड़े उग्रवादी संगठन के लीडर्स हैं ये सब बड़े विद्वान हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पता नहीं कौन सी पीएचडी करके आया है। तो वो जमाना गया, ये बड़ी प्लानिंग के साथ भारत के उपमहाद्वीप में उग्रवाद को इस तरह ये फैलाना चाहते हैं जिस प्रकार से जो अंग्रेजों की मंशा थी और उनके चाटुकार जो भारत में रह गए थे 47 में, उनकी मंशा थी फैलाने की। पर मैं मानता हूं आज देश इस पे बड़ा चिंता मग्न है, सैनिक भी इसके लिए चौकस हैं और वो कार्रवाई सही दिशा में जारी है। एक ही आग्रह है मेरा, जिस प्रकार मीडिया आप इनके पीछे खड़े सैनिकों के, उन मेरे देश के नागरिकों से आग्रह है कि अरे भाई सरकार का विरोध करने के लिए विरोध मत करो, देश को मजबूत करने के लिए कोई बात रखो। पंकज शर्मा जी, तो अच्छा फाइनल रहेगा। कमेंट आपसे। भाई सबसे पहले तो अप्रिशिएट कीजिए कि हमारी पुलिस ने जिस तरीके से इनको ट्रैक किया, ट्रेस किया और फिर इनको पकड़ा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, क्योंकि सरकारें लंबे दौर तक आपकी भी रही है, राजस्थान में रह रहकर जो आतंकी संगठन के स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव क्यों नजर आते हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं बहुत शालीनता से और संवेदनशीलता से एक बात कहना चाहता हूं कि डेफिनेटली हमारे दौर में भी हुए हैं, लेकिन हमारे दौर में एक आतंकवादी हमले पर हमारे जो गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देगा करते थे हमारी सरकार में। अभी की सरकार में 1067 से ज़्यादा आतंकी हमले पिछले 5 सालों में हो गए, यानी दिल्ली का एक आतंकी हमला हो रहा है, 200 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, लेकिन ना तो मीडिया ना कोई और कभी भी इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांगने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पिछली सरकारों में। अब क्या हमारी सरकार में जो घटनाएं उन पर कार्रवाई हुई, हमने आतंकियों को इसी देश में फांसी की सजा दी है, ये हमारा सबसे बड़ा वो है। लेकिन लगातार सिर्फ ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, ये सिर्फ आतंकी हमलों पे राजनीति करने का काम लोग। और मैंने कईयों को आंसू बहाते भी देखा है आपके नेताओं को, आंसू बहाते संवेदनशीलता के साथ जो सियासी चाशनी आप परोस रहे हैं ना, उसको बखूबी समझते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। शैलेंद्र गुर्जर, क्या ये तय हो चुका है, क्या ये लिस्ट बन चुकी है कि भाई कौन कौन से आतंकी संगठन भारत के अंदर सक्रिय हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, आतंकी संगठन बनते हैं, और जो एक और महत्वपूर्ण चीज कि आप एक संगठन को बैन करते हैं, उसकी रेप्लिका नजर आती है, वही आतंकी किसी नए नाम के साथ फिर से खड़े होते हैं। इसको रोकने की कोई प्लानिंग है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, इसकी प्लानिंग है। और आपने देखा होगा किस तरह से पूरे संगठन, जितने भी आतंकवादी उग्रवादी संगठन थे, उनको खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं। पहले आपको बताऊं, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए सरकार आने के बाद उनको मुहैया कराई गई है। किस तरह से रक्षा संसाधन हमने बढ़ाया और किस तरह से पुलिस को देश ने उनके दौर में भी जंगें लड़ी हैं और जंगें जीती भी हैं। ऐसा नहीं है कि देश अचानक से 2014 के बाद आकर खड़ा हो गया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हमारे साथ जी, आपका भी शुक्रिया। कर्नल देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन देशवासियों से एक अपील है, अगर आपको लग रहा है कि कोई अलगाववादी आपके इर्द गिर्द है जो देश विरोधी साजिशों का हिस्सा हो सकता है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके बीच में ही ये स्लीपर सेल रह रहे हैं जो किसी दिन जागेंगे और ना जाने कितनों को सुला दें। वो सुलाएं, उससे पहले उनको सलाखों में पहुंचाना जरूरी, और ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी। नमस्कार।